नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज बात होगी नेपाल और भारत के नक्शे को लेकर हो रहे विवाद की। जी हां, चीन की शह पर किस तरह से नेपाल अपनी मनमानी कर रहा है और इस बीच वो किसी की भी नहीं सुन रहा। दरअसल पूरा मामला आप भी जानते हैं कि नक्शे को लेकर है, जहां 3 क्षेत्रों को लेकर कालापानी नदी के पास पड़ने वाले 3 क्षेत्र ओलंपियाधुरा, कालापानी और इसके साथ साथ लिपुलेख, जिसे अब अपने नक्शे में नेपाल ये कहता नजर आ रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है। वहीं भारत इस पर करीब 60 सालों से और उससे पहले 1816 से ही अगर संधि की हम बात करें तो उस वक्त से ही ये दावा करता आया है कि हमने उसी के हिसाब से इस नक्शे में अपने क्षेत्रों को रखा हुआ है। ये विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तो भारत कोरोना से एक बड़ी जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन उलझनों को सुलझाने के लिए भी लगातार भारत कोशिश कर रहा है। लेकिन नेपाल भारत सीमा विवाद क्या है वो आप जान लीजिए। नेपाल और भारत के बीच करीब 880 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है और ऐसे में रोटी बेटी का जो एक रिश्ता है वो नेपाल और भारत का रहा है। लेकिन उस बीच इस बार क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है जानना। दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दिया है। इसके बीच में अगर हम 2 हिस्सों की बात करते हैं तो कालापानी नदी गुजरती है। पश्चिमी नेपाल में लिपुलेख, कालापानी और लिप्याधुरा वो क्षेत्र हैं जिन पर तनाव अभी भी जारी है। पश्चिम का हिस्सा नेपाल का, पूर्व का हिस्सा भारत का है। नेपाल अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र कुल 370 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आते हैं। लिपुलेख पास भारतीय राज्य उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। लिपुलेख बहुत ही अहम हिस्सा है भारत का भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद भारत ने नवंबर में अपना नया नक्शा जारी किया था, जो हम अनुच्छेद 370 हटाने के बाद देखते नजर आ रहे थे, जिसके बाद नेपाल को इस पर आपत्ति थी और नेपाल ने कहा था कि ये गलत है। नेपाल ने 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हार के बाद अपने पश्चिमी क्षेत्र का एक हिस्सा छोड़ दिया था और इसे 1816 की संधि में भी मान्य किया गया है। इसके बाद की जो सुगोली संधि थी, जो 1816 से ही जारी रही, उसमें काली नदी के उत्पत्ति स्थल को भारत और नेपाल की सीमा तय किया गया था और भारत तभी से इस नक्शे को मानता है। लेकिन दोनों देश काली नदी के स्रोत को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। भारत का कहना है कि संधि में नदी को स्पष्ट साफ तौर पर जानकारी जो है नदी के लिए नहीं दी गई। भारत दावा करता है कि बेहतर सर्वे तकनीक की मदद से बाद के सालों में नक्शा दोबारा से बनाया गया। नेपाल के 275 सदस्य वाले निचले सदन में विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था और निचले सदन में पारित होने के बाद विधेयक को अब नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा। हालांकि इस पर चर्चा के लिए भी जो सिफारिश की गई थी उसकी अनुमति मिल गई है। उसे एक बार फिर से इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा और उसके बाद नेशनल असेंबली को विधेयक के प्रावधानों में संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों को 72 घंटे का वक्त दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम सवाल करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता खेमचंद गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा, माफ कीजिएगा। सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी जी, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी समय से ये मामला चलता आ रहा है और भारत भी दावा करता रहा है, नेपाल भी दावा करता रहा है। अब इस मुद्दे को जब बैठ के सुलझाना चाहिए तो उस वक्त नेपाल सिर्फ मनमानी कर रहा है। देखिए, ये मुद्दा जो है सामने तो नजर आता है आपको, जैसे कि नेपाल आपकी भूमि के ऊपर आपत्ति जमा रहा है और नेपाल उस सीमा को अपनी तरफ करना चाहता है। जो सगौली ट्रीटी की जो काली रिवर का जो बाउंड्री बनी थी, जो उसकी तो 3 ट्रिब्यूटरी है, लिपुलेख, लिपुधारा और वो जो कालापानी है, उसके ऊपर उन्होंने अपना विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए, ये तो है एपरेंटली जो हो रहा है, पर हमें यहाँ पे एपरेंटली नहीं डिस्कस करना इसके पीछे बात क्या है। इसका छोटा सा विश्लेषण ये है कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ नेपाल और इंडिया का जो ऊंच नीच चल रही थी वो काफी सालों से शुरू हो गई थी। अगर हम सोच रहे हैं कि अभी शुरू हुई है, ये हमारी गलतफहमी होगी। और मध्यस्थी की प्रॉब्लम और उससे भी पहले प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं और ये काला पानी के विवाद पहले भी आ चुका है, पर पहले इतना तूल नहीं पकड़ा था। पर जब से हमारी जो टेंशन चाइना के साथ हुई है, चाइना के साथ टेंशन हमारी चल रही थी, पर जब से चाइना को ये पता चला है कि नेपाल एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और उसको अपनी तरफ करना होगा, और उसने नेपाल को फुसलाने की कई तरीके से कोशिश करी। जब मधेसी प्रॉब्लम आ रही थी तब की बात है, उससे पहले की बात है। रोड्स, रेलवे लाइन, डैम्स, रिवर्स, सारी के सारे प्रोजेक्ट्स में
और नेपाल को साथ दे रहा है। हम नेपाल को ओरिजिनली हमने बड़ा यहाँ तक कि कहने लगे कि नेपाल लैंडलॉक है, कैलकाटा पोर्ट पे डिपेंड करता है, वो कैसे सरवाइव करेगा, इत्यादि इत्यादि हमने बड़ी बातें करी। हमको ये पता होना चाहिए था कि इस समय अगर चाइना ने हमारे को चारों तरफ से घेरा हुआ है गुडविल से, और देखिए भूटान ने भी अपना एक बार डॉक्ट्रिन में लिख दिया था कि इंडिया इज अ थ्रेट, और अभी भी भूटान के साथ हमारे लूक वॉर्म रिलेशंस हैं, और इधर नेपाल के साथ हमारी टेंशन चल रही है। म्यांमार में चाइना ने पोर्ट बनाया हुआ है, बांग्लादेश ने उसकी नेवी को खुली छुट्टी दी है, श्रीलंका में हबन तोता पे चाइना का कब्जा है, मालदीव्स में उसे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, पूरी नेवी वहां जा सकती है, और पाकिस्तान में गदार पोर्ट बनाया है। अब आप बताइए, इस स्थिति में उसने चाइना ने सब कंट्रीज को पता चल गया है कि इस समय नेपाल जो चाइना है उसका पलड़ा भारी है। ये है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, जिसमें सच झूठ नहीं चलता, इसमें कोई बुरा भला, पीठ में धोखा देना, छुरा घोपना, ये सब कोई मायने नहीं रखता। इस समय चाइना का अपना इंटरेस्ट है नेपाल को कैप्चर करना, और वो नेपाल को कैप्चर करके रहेगा। इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि तिब्बत वाली गलती ना दोहराए नेपाल, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा नेपाल हो गया, और खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये कहने लगे कि हम सक्षम हैं हर तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भी, और हर तरह से, तो इस तरह की बातें ना करे भारत। लेकिन अभी फिलहाल नेपाल को समझ नहीं आ रही, जिस तरह की जुबान वो बोल रहा है वो साफ पता चलती है कि चीन की है। ऐसे में भारत ने जब ये बात कही तो चीन ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। लेकिन इस वक्त रंजीत सिंह भी जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार। रंजीत सिंह जी, क्योंकि बहुत पुराने समय से ये मामला चल रहा है और इसको सुलझाने की कई बार कोशिश की गई, 1996 की अगर हम बात कर लें, उस वक्त की संधि में भी ये साफ किया गया कि काला पानी जो नदी है वही एक जरिया है जिसको साफ तौर पर हम लेकर चल सकते हैं कि एक और नेपाल और एक और भारत है। उसके बावजूद ये मुद्दा सुलझता नहीं नजर आ रहा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र ये भी बन रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है नेपाल की, वो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए अब राष्ट्रवाद की बात कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे खबर पास बुलाने के लिए। थोड़ी सी बैकग्राउंड देखते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी टेम्परेरी फेज है नेपाल की। हमारा और नेपाल का जो 1950 का पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल, सांस्कृतिक सारी ट्रीटी है, उसके अंदर सब कुछ शामिल है। और नेपाल भारत के बगैर निर्वाह या जिंदा नहीं रह सकता। नेपाल का हमारा बहुत पुराना, रोटी बेटी का, आज ही सुबह ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है टीवी पे, रोटी बेटी का रिश्ता। हमारी गोरखा रेजिडेंट है, उसका इतिहास देखिए आप, ओपन बॉर्डर्स है, हमारा मैक्सिमम ट्रेड है। ये टेम्परेरी चाइना ने उसको उकसाया है, चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है। अभी हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट ने बताया चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना बैठ गया है, उधर से अमेरिका आ रहा है, कहीं वो स्प्राटले आइलैंड लेता है, कहीं वानुआतु आइलैंड जो न्यूजीलैंड के ऊपर है, कहीं वो सेनकाकू आइलैंड जापान का है। अभी साहब ने बताया हम्बन टोटा श्रीलंका उसका लोन निवेश का, और श्रीलंका का उन्होंने वो पोर्ट ले लिया। ऐसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल के साथ वो अभी पोर्ट देने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको पोर्ट देंगे, आप इधर से आइए, कैलेंडर छोड़ दीजिए। नेपाल कहीं ना कहीं लाभ ढूंढ रहा है अपने कि किस तरह से साधा जाए सीधा सीधा भारत को, कहीं ना कहीं नेपाल की मदद करके, और नेपाल उसमें कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। ये सबसे ज्यादा दुविधा की बात लगती है इस वक्त। देखिए प्रिया जी, ये मैं बता रहा हूँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक टेम्परेरी फेज है। लोकल लोग वहाँ के खिलाफ है। आप देखना ये तख्ता पलटी होगा जल्दी ही, और इसका कुछ नहीं होना। मैप पे लिखने दो, कॉन्स्टिट्यूशन पास करने दो, ये इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा रहेगा, और इंडिया नेपाल के रिलेशन मजबूत होंगे। चाइना और क्यों डरा हुआ है? क्योंकि आने वाले जो डिकेड है वो इंडिया की इकोनॉमिक डिकेड है। डॉक्टर कलाम ने क्या कहा था, पूरा वर्ल्ड जानता है। उससे चाइना डरा हुआ है और पड़ोसियों को उकसा रहा है। सिर्फ ये मुद्दा है, बाकी ये सेटल हो जाएगा। प्रिया जी, खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी, सरकार की ओर से फिलहाल क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि बात करने को लेकर फिलहाल नेपाल मुझे नहीं लगता इस वक्त राजी है, क्योंकि यहाँ पर वो कहता तो नजर आता है कि सीमा विवाद को लेकर दोनों देश मिलकर बात करें तो ज्यादा सहूलियत होगी, लेकिन बात करने को मुझे नहीं लगता नेपाल इस वक्त राजी है। ऐसे में क्या स्टैंड लिया जाएगा?
मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये कहें कि नेपाल बात करने को राजी नहीं है, उसकी वजह हम ये कहें कि भारत जो नेपाल ने कदम लिया उस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत स्पष्ट है, भारत की जो सीमा है वो स्पष्ट है। नेपाल अभी वर्तमान में चाइना के प्रेशर में, चाइना के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि चाइना अपना जो उपनिवेशवाद है उसको पैसे के माध्यम से और मार्केट के माध्यम से फैला रहा है और सभी देशों पे धीरे धीरे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान है कि भारत से वो कब्जा क्यों नहीं करवा पा रहा है, भारत पे वो प्रेशर क्यों नहीं करवा पा रहा है। भारत की आप देखेंगे मजबूत सरकार और डिप्लोमेसी की वजह से उसको बॉर्डर पे अपनी सेनाओं को पीछे हटाना पड़ा। दूसरा, अभी कोविड-19 का जो एक क्राइसिस पूरे विश्व में चल रहा है उसकी वजह से चाइना पूरी तरीके से विश्व में अलग थलग हो गया है। चाइना में जो यूरोप की और अमेरिका की कंपनियां हैं वहां से तेजी से निकलने की कोशिश कर रही हैं और वो कंपनियां भारत को एक अपना जगह देखती है, अपना एक खेमचंद जी, अल्टरनेटिव क्षेत्र लेकिन देखती ये हैं। बहुत तो उसकी वजह बड़ी से बात चाइना है बहुत कि ज्यादा निचले घबराया सदन हुआ में है। पहले ही जो मैप है, जो नक्शा है, वो पास हो चुका है, जिसमें 3 क्षेत्रों को नेपाल अपनी और साफ तौर पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब उच्च सदन में भी इसे रखा जाएगा, इसके लिए चर्चा की बात कह दी गई है, अनुमति दे दी गई है। तो उच्च सदन में भी अगर ये पास हो जाता है, उसके बाद क्या बातचीत होगी या फिर अपनी मनमानी करता रहेगा नेपाल? ये बहुत जरूरी है जानना। नहीं, देखिए, जैसे हमारे फॉरेन एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट जी ने बताया, एक टेम्परेरी फेस है, चाइना का एक टेम्परेरी इन्फ्लुएंस अभी बिल्कुल। नेपाल पे है, क्योंकि वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो जो लेफ्टिस्ट डोमिनेटेड सरकार है। लेकिन इस सरकार से नेपाल में लोग खुश नहीं है। ये बिल्कुल। सरकार का जल्दी हो सकता है कि तख्ता पलट हो, ये सरकार वहाँ पे बदले, क्योंकि उनका जो फेल्योर है बहुत बड़ा है। वो अपने फेल्योर को बचाने के लिए भी ये नाटक कर रहे हैं ताकि लोगों का जो ध्यान है जो उनके फेल्योर से अलग हो जाए। आप देखेंगे नेपाल में इस समय जो इकोनॉमिक हालात हैं बहुत ही खराब है। नेपाल जो कोविड का 19 का क्राइसिस है उसको भी सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है। नेपाल की सरकार और इसको लेकर almost विरोध हर भी एक हो रहा front पे है। failure इसी है। विरोध को हटाने के लिए, इस विरोध को नजरअंदाज करने के लिए ही नेपाल इस तरह के स्टैंड ले रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बस वो अपने मैप की बात कर रहा है और सीमा विवाद की बात कर रहा है, और क्या कुछ अंदर खाने हो रहा है उस पर बात नहीं करना चाहता नेपाल। इन सभी चीजों को छुपाने के लिए सब कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ पूरा नेपाल कहने की बजाय नेपाल की जनता आज भी भारत के साथ है। भारत और नेपाल बिल्कुल। बड़े और छोटे भाई की तरह हैं। नेपाल की जो वर्तमान सरकार है, जो लेफ्टिस्ट डोमिनेटेड सरकार है, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में है, उसकी वजह से ये टेम्परेरी फेस आया है। लेकिन इससे हमारे भारत और नेपाल के संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत की सीमाओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जल्दी इसका करेक्शन होगा और जो चीन की जो मंशा है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि चीन अभी जानता है अभी जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है। वो देश के लिए कुछ भी कर सकती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है और वो पूरे शक्ति से और पूरे कॉन्फिडेंस से काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि चीन को पीछे हटना पड़ा। देखिए खेमचंद जी, बिल्कुल चीन की जब हम बात करते हैं, चीन की हरकतें शुरुआती तौर से ही इस तरह की रही हैं। चीन की हरकतों की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटे देशों को खास तौर पर कब्जाने की कोशिश करता है, उनकी सीमाओं में दखल देने की कोशिश करता है और सीधा सीधा वो कोशिश ये करता है कि भारत जैसी उभरती हुई ताकत उसको किस तरह से तकलीफ पहुंचाई जाए। प्रफुल्ल बख्शी जी, इस पूरी बात को लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन जो तनाव है वो कैसे दूर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, तनाव कैसे दूर होगा और हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ चाणक्य नीति चलती है और कुछ नहीं चलता कि मैंने तेरी मदद करी तो तू मेरी मदद करेगा, ये सब भूल जाइए। यहाँ पर अब चलेगी आपकी डिप्लोमेसी एंड चाणक्य नीति। और साथ ही साथ आपको एक बात पता होना चाहिए, एक चीज हमारे फेवर में है, वो है हमारा सोशल एंड कल्चरल कनेक्शंस। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी मामी नेपाल से हैं, मैं खुद मेरा बचपन नेपाल में गुजरा है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और मेरी मामी राणा फैमिली से है, वो सारी पॉलिटिक्स जानता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि हमारी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में हमारे बहुत सारे अफसर और नेपलीज अफसर, ये रिटायर्ड और फौजी सब इकट्ठे बहुत एक दूसरे से सहानुभूति रखते हैं। हमें इनकी ट्रैक करना चाहिए और ये एक डिप्लोमेसी और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बनेगी। आप फौजदारी नहीं कर सकते। आपने कोई फौजी फायरिंग वगैरह की बात करी, ये गलत होगा और आपको महंगा पड़ेगा और इसमें चाइना दखलंदाजी कट करेगा। पर अगर आप इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी से चलें, उनके सारे रिटायर्ड ऑफिसर हमारे ऑफिसर एसोसिएशन बनाकर इत्यादि आदान प्रदान करें, इनके बहुत बड़े वोट हैं। इस जो अभी प्रपोजल पास हुआ है, अगर इसको नेपाल की जनता अगले 6 महीने में नहीं गिराती तो आप सोच लीजिए चीज आपके अगेंस्ट जा रही है। ये ओली गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। इसको चाइना पूरा सपोर्ट करके रखेगा, चाहे उसको अंडरहैंड मूवमेंट क्यों ना दिखाने पड़े।
तो ये हमारे को इस समय हमारी डिप्लोमेसी दूसरे तरीके की होनी चाहिए। फौजदारी से काम नहीं चलेगा। आप नेपाल को डरा नहीं सकते। और चाइना के पास इतना पैसा है, इस जगह वो नेपाल में लगा देगा, उसको ऐसी भूमि नहीं मिलेगी, उसको उसकी बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं यह भी कह रहा हूं कि हमारे को अपने अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, फ्रेंडली अप्रोच लगानी पड़ेगी, और जो है इनडायरेक्ट अप्रोच, रिलेशनशिप अप्रोच, ये सारी हमें करनी पड़ेगी, तब मामला बैठेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने तमाम चीजें बताई जी। कुछ कहना चाह रहे थे प्रफुल्ल जी आप? और मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को उनके जो नेपाल के तो ओली साहब की गवर्नमेंट ने तो ये भी स्टेटमेंट कर दी थी कि हमारे गुरखा जो वहाँ रिक्रूट होके इंडिया में जाते हैं, अब उनको हमें रिक्रूटमेंट बंद कर देंगे। आर्मी चीफ जो आर्मी इंडियन आर्मी का है, उसको हम ऑनररी जनरल रैंक देते हैं, वो नहीं देंगे। ये सारी की सारी चीजें वो बढ़ा के कर रहे हैं। हमको उसका काउंटर करना चाहिए थ्रू नॉवल पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज। हमारी पब्लिक रिलेशन बड़ी कमजोर है। मैं बड़े ये दर्द के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन रह चुका हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं 2 बार रह चुका हूं और मुझे पता है हमारी पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज इस एंगल में बहुत कमजोर है। हमें उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसको इम्प्रूव करना फिलहाल बहुत जरूरी है। और ऐसे में इसका हल कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रंजीत सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो हमने नक्शा जारी किया, उसके बाद से ही लगातार नेपाल इसको लेकर आपत्ति जताता रहा। इसके बाद हमने अभी हाल ही में देखा, जब मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से मानसरोवर वाले रास्ते को, जो सड़क था उसका उद्घाटन किया, उसके बाद नेपाल को तकलीफ हो गई। और नेपाल जिस तरह की भाषा बोल रहा है, उससे ये पता लगा कि चीन ने कहीं ना कहीं उकसाया है उसको। और चीन ये चाहता है कि अब, क्योंकि बहुत फायदा है इन तीनों क्षेत्रों की, अगर हम बात करें इन तीनों क्षेत्रों से चीन को बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए चीन नेपाल के साथ मिलकर कोशिश ये कर रहा है। लेकिन नेपाल को क्यों ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो रिश्ता है भारत के साथ, नेपाल का जो रिश्ता है वो कितना पुराना है, कितना सांस्कृतिक है, कितना भौगोलिक है, और रोटी बेटी का रिश्ता जो कहा जाता है, वो फिलहाल नेपाल को क्यों समझ नहीं आ रहा, ये बड़ा सवाल है। प्रिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लिपुलेख रोड है मानसरोवर तक, उसके बनने के बाद चाइना पिघला रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में रोड की डेवलपमेंट बहुत हो रही है, चाहे वो दौलत बेग बॉडी हो, वहाँ पर भी हेलीपैड या इवन एयरक्राफ्ट, हमारा जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है वो भी लैंड कर दिया। तो चाइना को काफी ये घबराहट हो रखी है। तो चाइना पड़ोसियों को उकसा रहा है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी फेज है। आप देखना, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया, वो मैन टू मैन रिलेशनशिप को बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया और नेपाल और साउथ एशिया के कंट्रीज कई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के इकट्ठे मेंबर हैं, जहां इंडिया की डोमिनेंस है। वो ताकत इंडिया को इस्तेमाल करनी चाहिए। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल कल्चरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरली वी आर सेम, नैम, रोटी बेटी का रिश्ता, BPIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, सार्क नेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इन सब से हम नेपाल के साथ है। आइडिया, इन सब में इंडिया डोमिनेट करता है। यानी रियली स्पीकिंग, इंडिया ने ही ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह की इनडायरेक्टली खुलवाई है, ताकि इंडिया एक साउथ एशिया में एक वर्ल्ड पावर, एक साउथ एशियन रीजन में एक पावर बने। और एक हमारा जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ 14-15 में, वो नेपाल रिलेशन को असर डाल गया। वो रिलेशनशिप दोबारा डेवलप करना है, मैन टू मैन रिलेशन फौजियों का। और जो गोरखा रेजिमेंट है, ये नहीं बंद कर सकते। गोरखा रेजिमेंट बंद नहीं हो पाएगी। आप देखना, क्रांति हो जाएगी नेपाल के अंदर। वहाँ बेरोजगारी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बहुत बुरा हाल है, भुखमरी है। वो सारे नेपाली तो बेचारे यहाँ नौकरी करने आते हैं। बिल्कुल। और अगर लोगों की बात करें हम, इस सीमा विवाद के बाद, इस नक्शे को लेकर इस पर जो विवाद चल रहा है, उसमें नेपाल के लोग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है भारत के साथ, वो बहुत अहम है, और हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की हरकत नेपाल की सरकार करे। उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही, इसके बावजूद नेपाल इस तरह के कदम उठा रहा है चीन के साथ मिलकर। ये समझ में आना बहुत मुश्किल लगता है इस वक्त। ये आदमी समझ रहे हैं कि चाइना नेपाल को उकसा रहा है। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है, जो ग्वादर पोर्ट और सी पैक रोड बना रहा है पाकिस्तान,
इससे सॉरी चाइना, इससे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बनाई, श्रीलंका लोन नहीं दे इसका, हम्बनटोटा पोर्ट ले ली। ऐसे ही नेबरिंग कंट्रीज में कहीं आइलैंड घेर रहा है, कहीं आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, और ना उससे ताइवान खुश, ना उससे हांगकांग खुश, साउथ कोरिया, बिल्कुल, जापान, चीन की इन इंडिया, हरकतों से ऑस्ट्रेलिया, सभी अमेरिका, छोटे सब देश तंग पूरी तरह से चाइना को। वाकिफ हैं, पूरी तरह से वाकिफ हैं सभी छोटे देश, और भारत भी बहुत ज्यादा वाकिफ है। प्रफुल्ल बिल्कुल। बख्शी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल जी। तो इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ घेर रखा है पूरे वर्ल्ड में। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो कदम उठाए हैं, साथ में एक और बड़ा सजेशन आया है। एक एनजीओ बन रहा है जिसको एशियन यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ एशियन कंट्रीज। अभी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और श्रीलंका इत्यादि की जो बात चल रही है, ये बिल्कुल ठीक है, और हमें अगर प्रॉपर एशियन यूनियन बना के आपको इस बात को लाना होगा कि हमारे को प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है। जैसे ये प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने पहले हफ्ते में 1947 में इसको चलाया था, एक हफ्ते के लिए मीटिंग हुई थी, और बाद में वो इंडोनेशिया शिफ्ट हो गई थी, और उनकी मीटिंग के कारण ये अगर प्लानिंग की सफल होती है, तब आप देखेंगे हमारे एशिया के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना, नेपाल इत्यादि को लेकर ये एक फोरम में सॉल्व होंगी। पर हमने अभी इसके ऊपर तवज्जो ज्यादा नहीं दी है। अभी ये थ्योरी में चल रही है, हालांकि कई हम लोग मिलकर इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एशियन यूनियन कहते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर चुके हैं इस बात से। अगर ये चीज सफल होती है, फिर आप देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। लेकिन इस वक्त की जो समस्या आन खड़ी हुई है, उसमें हम जब चर्चा करते हैं खासतौर पर नक्शे को लेकर, अब नक्शे में जो चीजें कर रहा है नेपाल, जो चीजें कर रहा है उसको किस तरह से समझाया जाए? क्योंकि भारत तो ये कह चुका है कि सभी समस्याओं का हल बातचीत ही है, लेकिन नेपाल अपनी मनमानी करता जा रहा है, क्योंकि चीन के आड़ में इस वक्त है। चीन की खासतौर पर मदद की जो बात है वो कही गई है उसको, लेकिन इस बीच वो कुछ समझता नजर नहीं आ रहा। प्रफुल्ल जी। हाँ, आपने क्या अभी पूछा, जरा दोबारा क्वेश्चन करें जरा, ये सुनाई नहीं पड़ा मेरे को ठीक से। जी प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी चीन की आड़ में, चीन की जो मदद की बात कही गई है नेपाल के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर भी, लेकिन नेपाल की जो सरकार है वो अपनी मनमर्जी कर रही है, नेपाल के लोगों के खिलाफ जा रही है। क्योंकि भारत के लोग और नेपाल के लोग सभी जानते हैं कि हमारे रिश्ते क्या हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा तनाव पहली बार ही हुआ है। क्योंकि ये सीमा विवाद अभी का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको लेकर जो अब कदम नेपाल सरकार उठा रही है वो पहली बार देख रहे हैं हम। बिल्कुल, इसलिए आप पहली बार देख रहे हैं कि चाइना ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया पहले। अब चाइना पूरा इंटरेस्ट ले रहा है, और जब चाइना का इंटरेस्ट का मतलब होता है, उसको कहते हैं साम दाम दंड भेद करके वो नेपाल से कर रहा है। साम और दाम से काम चल जाएगा तो बिल्कुल नेपाल बिल्कुल, और नेपाल करेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। चाहे पब्लिक ओपिनियन कितने भी उसके खिलाफ हो जाए, चाइना उसको गिरने नहीं देगा। तब तक की पूरी जनता एक साथ उठे नहीं। मैं बता रहा हूँ, नेपाल की जनता को हम सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं रेवोल्यूशन कर सकती जैसे कि हम सोच रहे हैं। और इस समय चाइना का ये टोटल इंटरेस्ट है कि नेपाल, और साथ में पाकिस्तान इंटरेस्ट ले रहा है। ISI का वहां पे जमावड़ा हो चुका है। आपको पता है कि जब कुलभूषण खरबंदा का, कुलभूषण यादव का केस हुआ, और उस समय हमने एक पाकिस्तानी कर्नल को पकड़ा तराई इलाके में, ISI का पाकिस्तानी कर्नल जो वहां पे पकड़ा गया है, कि अगर कुलभूषण यादव को कुछ होता है तो इसकी ट्रायल भी स्टार्ट होगी। ये हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान और चाइना मिलके नेपाल पे बहुत हावी हो चुके हैं, तो नेपाल कुछ नहीं कर सकता इस समय, जब पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। हालांकि हमने अगर अपना कार्ड अच्छी तरह पहले खेले होते और ये मधेसी प्रॉब्लम वगैरह को ऊपर ना उठने दिया होता, तो शायद इस समय बात कुछ और होती। एक ब्लॉकेड हुआ था नेपाल के ऊपर, आप सब सोचने की कोशिश करिए, आप बॉर्डर के उस साइड में जाके इस ब्लॉकेड को देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये क्या हुआ था। ये मिस हैंडलिंग थी हमारे द्वारा। इसको अब इसके लिए हमें डबल प्रयास करना पड़ेगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, हमें पता है, और वो सक्सेसफुल होएगी, पर इसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और लिम्पियाधुरा की जब हम बात करते हैं, लिपुलेख की हम बात करते हैं, ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन भी ये जानता है कि अगर
उसका किसी भी तरह से, चाहे नेपाल की मदद से ही उसका अगर कब्जा हो जाए, क्योंकि हर चीज वो हड़पाने की कोशिश करता है हमेशा से, सीमा में घुसने की उसको मालूम है कि उससे कितना फायदा हो सकता है उसको, लेकिन भारत को टैक्टिकल एडवांटेज मिल रहा है। वो उस एरिया को नेपाल तो कह रहा है जाने मत दो किसी भी हालत में। तो आप देखिए चाइना की जो पॉलिसी देखिए, इधर भी कर रहा है, वो लद्दाख में भी लेक पे कर रहा है, गलवान पे कर रहा है, हर जगह कर रहा है। इस समय जो है ये जो मिलिट्री कूटनीति होती है, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी जो मिक्स होती है, चाइना उसका पूरा फायदा उठा रहा है। हम तो शुरू में तो कहते थे, हमारी पॉलिसी होती थी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, हमला होगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये सारी की सारी जो है सॉफ्ट पॉलिसीज है, हमको उनको अब तक बदलना पड़ेगा। हमको कूटनीति, जिसको चाणक्य कूटनीति कहते हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये धोखा, पीठ में छुरा, ये सारे बिल्कुल ये रहे हैं चीन के, ये तमाम काम रहे हैं हमेशा से ही कि वो विश्वास के साथ पहले वो विश्वास दिलाता है और उसके बाद वो इस तरह से धोखा देता नजर आता है। यही कैसी है, यही चाणक्य ने सिखाया और हमने चाणक्य को पैदा किया था, तो दुनिया हमें सिखा रही है। ये अजीब बात है, हम क्यों शर्माते हैं इसको यूज करने में? हमको यूज करना चाहिए शायद इसको। चलिए, इस वक्त कुछ कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, आखिरी कमेंट लूंगी मैं आपका जल्दी से। देखिए, चाइना जो कर रहा है वो सभी जानते हैं और नेपाल की जनता समझती है कि अगर नेपाल नहीं सुधरा, अगर नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो अपने कदम को पीछे नहीं खींचती, तो जो तिब्बत की स्थिति हुई है, जिस तरीके से तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया है, वैसा ही नेपाल के साथ भी हो सकता है। नेपाल के साथ ये ऐसा होना इसलिए भी लगता है क्योंकि नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो उनकी पिछलग्गू बनती हुई दिख रही है। खेमचंद शर्मा जी, ये तो सभी जानते हैं कि तिब्बत का क्या हाल हुआ था, किस तरह से तिब्बत को खास तौर पर बहुत हानि झेलनी पड़ी थी और वो हानि नेपाल को भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन आगे क्या स्टैंड रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से इसका हल निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल नजर आता है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है हमारे पास, लेकिन नेपाल सीमा विवाद को लेकर खास तौर पर, क्योंकि ये 3 क्षेत्र जिनको नक्शे में साफ तौर पर रखने के बाद नेपाल इसे निचले सदन में पास भी करा चुका है। अब नेपाल में लगातार विरोध हो रहा है नेपाल की सरकार का, क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट सरकार को लेकर फिलहाल कई दावे निकलकर नजर आते हैं नेपाली लोगों के, नेपाल के लोगों के, और इसको लेकर वो विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद नेपाल ये नहीं समझ पा रहा कि अगर वो किसी भी तरह से भारत के साथ सीमा को लेकर विवाद करने की कोशिश करता है और तनाव बनाने की कोशिश करता है, तो सबसे ज्यादा हानि नेपाल को ही पहुंच सकती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले का हल किस तरह से निकलता है। फिलहाल चलिए चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।